आज का टॉपिक है हमारा नाभिकीय से निकलने वाले जो कण हैं पार्टिकल्स। पहला है इसमें इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल्स। परमाणु के घटक के रूप में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की पहचान की गई थी। 1879 में सर विलियम्स क्रुक ने कैथोड किरणों की खोज की एवं प्रदर्शित किया कि ये किरणें विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से विचलित होती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि किरण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। और बेरिन ने इनका प्रयोग भी किया और इनको ऋण आवेशित बताया। सर जे थॉमसन ने इन किरणों के लिए E/m का मान ज्ञात किया। पाया किरणों के कणों का E/m मान कैथोड के निर्माण में प्रयुक्त धातु तब विसर्जन नलिका में भरी गैस पर निर्भर नहीं करता अपितु सदैव स्थिर रहता है। कैथोड किरणें जब स्वतंत्र रूप से गति कर सकने में पेंडल पर गिरती हैं तो ये पेंडल घूमने लगता है। अतः थॉमसन ने निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें छोटे छोटे ऋण आवेशित कणों की बनी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और नाभिक में उत्सर्जित होने पर इन कणों को बीटा कणों के नाम से विभेदित किया गया। दूसरा कण है प्रोटॉन। गोल्डस्टाइन ने 1886 में छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग करके धनात्मक अथवा कैनाल किरणों की खोज की जो नलिका में भरी गैस के धन आयनों की बनी होती हैं। इन कणों की प्रकृति नलिका में भरी गैस पर निर्भर करती है। जे थॉमसन ने नलिका में विभिन्न गैसों को प्रयुक्त करके इन किरणों के संगठन कणों का E/m मान ज्ञात किया। नलिका में जब हाइड्रोजन गैस भरी होती है तब E/m का मान अधिकतम होता है। इन कणों पर धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अतः ये माना गया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रहित परमाणु जिसे प्रोटॉन कहते हैं धन आवेश की इकाई होता है और इसका मान ये होता है। सभी परमाणु नाभिकों के आवश्यक अवयव हैं। प्रोटॉन जो है जो बाद में प्रयोगों से यह अनुमान सत्य पाया गया और सामान्य परमाणुओं में प्रोटॉन उसी प्रकार से मूलभूत धन आवेश है जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन मूलभूत ऋण आवेश है तथा किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ही उसकी परमाणु संख्या है जिसे Z द्वारा प्रदर्शित किया गया। तीसरा इसमें था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को रदरफोर्ड ने 1911 की परमाणु नाभिक की खोज के पश्चात ऐसा विश्वास किया जाता था कि नाभिक केवल धन आवेशित प्रोटॉन का ही बना होता है। प्रोटॉनों का द्रव्यमान परमाणु पैमाने एटॉमिक स्केल द्वारा नापा जाता है। अतः किसी भी परमाणु जिसका परमाणु भार A है में A प्रोटॉन होने चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि उस पर परमाणु भार के बराबर संख्या में धन आवेशित अपेक्षित था, परंतु किसी नाभिक पर धन आवेश उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है जो कि परमाणु भार का लगभग आधा होता है। उसके पश्चात एक अन्य विचार प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार नाभिक में A प्रोटॉन तथा A to Z इलेक्ट्रॉनों का होना बताया गया जिससे उसका परमाणु भार A तथा उस पर धन आवेश A माइनस Z इलेक्ट्रॉनों का होना बताया गया जिसका उसका परमाणु भार A है उस पर धन आवेश Z होगा। अर्थात इनके अंदर जितने न्यूट्रल कोई भी परमाणु होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, इनकी संख्या बराबर होती है। और जो मास होता है वो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसमें मास में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा बीटा कणों के समर्थन में मिला। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि नाभिक का यह मॉडल कुछ परमाणुओं के नाभिक विशेष रूप से नाइट्रोजन के नाभिकों के पश्चात नाभिकों के चक्रण को समझाने में असफल रहा क्योंकि इनकी नाभिक में 14 प्रोटॉन ना होने पर नाभिक क्वांटम संख्या अपेक्षित है, जबकि वास्तव में ये पाया गया है कि 1920 में रदरफोर्ड सहित 3 वैज्ञानिकों ने नाभिक में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन से बने एक उदासीन कण न्यूट्रॉन के अस्तित्व को सुझाव दिया और इसको 1932 में चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज के पश्चात हाइजेनबर्ग ने गणनाओं के आधार पर बताया कि नाभिक केवल न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का बना होता है तथा इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु भार के बराबर होती है। अतः नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या को Z द्वारा तथा न्यूट्रॉन की संख्या को N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है जिसे A द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन क्योंकि नाभिक के संघटक कण हैं, अतः इन्हें सामान्य न्यूक्लियन भी कहते हैं। 20 से कम परमाणु संख्या वाली हल्की धातु जैसे बेरिलियम पर जब अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो कुछ अत्यधिक भेदन क्षमता वाले कण उत्सर्जित होते हैं। इन कणों को उदासीन प्रकृति का न्यूट्रॉन कहा जाता है। जो बेरिलियम हीलियम कण तो कार्बन में प्रेरित होगा और साथ में न्यूट्रॉन निकल रहा है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी अर्ध आयु जो हाफ लाइफ है लगभग 750 सेकंड होती है। ये नाभिक के बाहर अस्थायी होते हैं। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो इन सभी की सहायता से नाभिक द्वारा बीटा कणों के उत्सर्जन को भी समझाया जा सकता है। फिर इसके बाद में चौथा इसमें जो उत्सर्जन होने वाला कण है वो पॉजिट्रॉन है। 1932 तक प्रोटॉन की मान्यता प्राप्त धनावेश ज्ञात किया गया कण था। किसी धनीय इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के पक्ष में प्रायोगिक प्रमाण उपलब्ध न होने के उपरांत भी अंग्रेज भौतिक शास्त्री जो डिराक था ने 1928 में सैद्धांतिक तर्कों के आधार पर इलेक्ट्रॉनों के जैसा धनीय कण पाए जाने की संभावना व्यक्त की। डिराक की गणनाओं में जब एक धन आवेशित कण के समावेश की आवश्यकता सामने आई तो उस समय तक प्रोटॉन के अतिरिक्त और कोई धन आवेशित कण ज्ञात नहीं हुआ था। पहले तो उसने यह कण भी प्रोटॉन ही समझा, लेकिन उसके पश्चात अनुसार एक ऐसे धनीय कण की आवश्यकता थी जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन जितना तथा आयु अति न्यून हो, क्योंकि ऐसे कण से अपेक्षा थी कि इलेक्ट्रॉन से तुरंत संयुक्त होकर दोनों अपना अपना अस्तित्व ही समाप्त कर डालेंगे तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगों में परिवर्तित हो जाएंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में प्रोटॉन एक स्थायी कण है तथा इलेक्ट्रॉन की तुलना में अत्यधिक भारी भी होता है। इन धन आवेशित इलेक्ट्रॉन जिस प्रोटॉन कहते हैं कि अस्तित्व का प्रमाण अनंत एंडरसन को 1932 प्राप्त हुआ जब वे एक क्लाउड चैम्बर नामक उपकरण में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन कर रहे थे। एंडरसन ने इस कण का नाम पॉजिट्रॉन रखा था। पॉजिट्रॉन का ईबीटा नाम निकाला उन्होंने और बहुत ही कम आयु थी इनकी। इलेक्ट्रॉनों की धनीय प्रवृत्ति है। इनकी उत्पत्ति या तो पदार्थ तथा उच्च ऊर्जा की किरणों, कॉस्मिक किरणों, पारस्परिक क्रिया आदि से होती है। इसी प्रकार एंटी प्रोटीन पांचवा कण है। सैद्धांतिक भौतिक शास्त्रियों का विश्वास था कि प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक द्रव्यमान युक्त कण के साथ साथ वैसा ही लेकिन विपरीत विद्युत आवेश वाला कण भी पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रतिभूति पॉजिट्रॉन की खोज के पश्चात प्रोटॉन की ऋणीय प्रतिभूति के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाने लगा। अतः ऐसे कण के खोज के प्रयास आरंभ हुए। 1955 में प्रोटॉनों को 6.2 BeV बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक त्वरित करके कुप्पर लक्ष्य के ऊपर बम्बारमेंट किया गया और एंटी प्रोटॉन प्राप्त किए। जब कोई त्वरित प्रोटॉन कुप्पर परमाणु के न्यूट्रॉन से टकराता है तो प्रोटॉन तथा एंटी प्रोटॉन प्राप्त होते हैं। इस तरह की टक्कर से प्रोटॉन ऊर्जा का आइंस्टीन समीकरण E=mc उसका कर दिया। तो इस प्रकार से इसका भी स्पिन प्लस माइनस हाफ था। इसके उपरांत 1.602 × 10⁻³ क्यूबिक ऋणीय आवेश पाया गया। फिर छठा है न्यूट्रिनो, जो टॉपिक है इसका कण है। तो रेडियो तत्वों के नाभिकीय विखंडन में बीटा कणों के उत्सर्जन को समझाने के लिए ये सुझाव दिया गया कि न्यूट्रॉन टूटकर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन देता है। चूँकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों कणों के चक्रण प्लस हाफ या माइनस हाफ होते हैं। न्यूट्रॉन का चक्रण विखंडन से पूर्व प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा। विखंडन के पश्चात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कुल चक्रण +1, 0 या -1 होगा, जैसा कि इसमें नीचे बताया गया है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में बदलता है। तो इसका पहले तो स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ है। उसके बाद में हम देख रहे हैं इसमें कि जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और कुल चक्रण इसका प्लस प्लस है तो एक हो जाएगा, एक का प्लस है एक का माइनस है तो 0 हो जाएगा, दोनों का माइनस माइनस है तो माइनस है। तो टोटल स्पिन इसका प्राप्त हो जाता है। लेकिन विखंडन से पूर्व तथा विखंडन के पश्चात कुल चक्रण समान चाहिए। बीटा क्षय की प्रक्रिया में ऊर्जा व चक्रण की अनावश्यक को समझाने के लिए पाउली ने 1931 में एक नए कण के अस्तित्व की परिकल्पना करते हुए सुझाव दिया कि न्यूट्रॉन के विघटन में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के साथ साथ एक अन्य शून्य आवेश वाले कण का भी उत्सर्जन होता है, जिसका द्रव्यमान अत्यधिक कम और चक्रण प्लस माइनस हाफ होता है। तो इस प्रकार इन्होंने न्यूट्रॉन के विखंडन से बने उपयुक्त तीनों कणों में प्रोटॉन नाभिक में रह जाता है तो शेष दोनों कण इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। फिर इन्होंने एक मेसोन कण दिया
पाई कहते हैं। इन कणों के अस्तित्व का विचार जापानी वैज्ञानिक तो युकोवा था ना, उसने दिया था कि नाभिक को समझाने के लिए किया। और इसका भी धन आवेशित मेसोन और ऋणावेशित मेसोन, उदासीन मेसोन, इस प्रकार 3 टाइप्स से ये पाया जाता है। धन्यवाद।